कोई कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धनवान बन जाए, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके पास सच्चा दोस्त नहीं, दुख सुख बांटने वाला साथी नहीं, वो अकेला रह जाता है। आखिर में उसकी कोई पूछ नहीं होती। क्या पैसे नहीं, दोस्ती अनमोल होती है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और कचहरी के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दिल्ली से तय होते दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात बताएंगे। ध्रुव तारे जैसे दोस्ती की तस्वीरें दिखाएंगे। मोदी और पुतिन ने एक साथ किस तरह ट्रंप टैरिफ को जवाब दिया, ये बताएंगे। किस तरह दोस्ती की नई मिसाल पेश की, कौन कौन समझौते किए, आज सारी डिटेल्स पहली पेशी में आपको दिखाएंगे। जब पुतिन वापस लौट गए हैं तो क्या भारत को हासिल हुआ, वो समझाएंगे। आज आपको रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर वाले पेश की डिटेल भी दिखाएंगे। दुनिया चाहती है कि यह जंग रुक जाए। मोदी ने एक बार फिर कह दिया कि शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत कहां आ रही है, कौन है जो जंग की आग को सुलगा रहा है। तफसील से आज इसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा जब मोदी और पुतिन दिल्ली से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, तब पाकिस्तान भी कान लगाकर सुन रहा था। पाकिस्तान को लेकर दोनों नेताओं ने क्या डायरेक्ट मैसेज दिया, क्यों पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आज ये भी समझेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर का विरोध क्यों शुरू हो गया, क्यों कहा जा रहा कि सीडीएफ का कागज मिलते ही पाकिस्तान की फौज में बगावत के सुर बुलंद हो रहे। इस पर पेशी तैयार है, लेकिन सबसे पहले नए वर्ल्ड ऑर्डर का विजन। तो शुरुआत अब करते हैं। आज भारत और रूस की दोस्ती नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। दोनों देशों ने तय किया है कि 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी को तो उम्मीद है कि यह टारगेट पहले ही अचीव हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन कई इवेंट्स में एक साथ नजर आए। पहले राष्ट्रपति भवन में साथ दिखे, फिर हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग की और फिर भारत मंडपम में बिजनेस फोरम को एड्रेस किया। इस बीच भारत और रूस ने कई अहम समझौते किए। रूस ने भरोसा दिलाया कि भारत की इकोनॉमी को धार लगाने के लिए बिना रुकावट ईंधन की सप्लाई करता रहेगा। भारतीय कंपनियां रूस ने जाकर बता दें कि यूरिया प्लांट बनाएंगी, ये कहानी आई है। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ सर्विस में सहयोग बढ़ाने साथ शिपिंग ऑपरेशन में भारत रूस के सहयोग को बढ़ाया जाएगा। जहां तक माइग्रेशन का सवाल है तो दोनों देशों ने लोगों की आवाजाही आसान बनाने और माइग्रेशन प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात की। इसके साथ ही डिफेंस डील को लेकर भी कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुई और प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे लेकर भी बयान दिया। कहा कि रूस भारत का सामरिक पार्टनर है, आगे भी हथियार देता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बयान ऐसा था जिसने दुनिया में एक देश की दादागिरी को चुनौती दी। वो बयान क्या था, क्यों कहा जा रहा कि दिल्ली अब वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहा है? आज कचहरी में पहली पेशी इसी बात को लेकर। My friend राष्ट्रपति पुतिन, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, जो सोचते हैं कि दुनिया में हमारा पैसा सबसे ताकतवर है, जो मानते हैं कि डॉलर के दम पर दुनिया बदली जा सकती है, जो इस मुगालते में है कि डॉलर के डंडे से सबको एक तरह हाँका जा सकता है, तो उन्हें ये तस्वीर अच्छी तरह देख लेनी चाहिए, अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली से दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश गया है। संदेश ये कि दुनिया में पैसे से ज्यादा दोस्ती मायने रखती है। करीब 8 दशक से दोस्ती के जिस पौधे को भरोसे वाली खाद पानी मिलती रही, वो अब कभी ना टूटने वाले वट वृक्ष में तब्दील हो गए, आसमान में चमकने वाला ध्रुव तारा बन गया। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। रूस के लिए ये शब्द यूं ही नहीं है। रूस वो देश है जिसने कठिन से कठिन वक्त में भारत का साथ निभाया, भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, और जिस वक्त दुनिया में डॉलर का डर दिखाकर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत पर भी लगाए गए, तब भी रूस ने साफ साफ कहा, कोई चिंता की बात नहीं,
हम है ना, भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले। इसीलिए भारत कहता है कि रूस सच्चा साथी है, जो कहता है करता है। हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये तो हुई दोस्ती की बात, लेकिन सवाल है कि भारत और रूस जब मिलेंगे, जब एक साथ व्यापार वाला सिस्टम आगे बढ़ेगा, $100 अरब के रोड मैप पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका ने रूस के नाम पर ही भारत पर टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए भारत पर टैरिफ लगाया कि रूसी तेल खरीदने से भारत यूक्रेन वॉर को भड़का रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले 25% और बाद में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका लगातार कहता रहा कि भारत अगर टैरिफ से रियायत चाहता है तो हमारी बात माननी होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ कच्चे तेल की सप्लाई लाइन बंद कर दे। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करने से रूस यूक्रेन वॉर को जारी न रख पाएगा, उसकी इकोनॉमी पर दबाव बनेगा और वो बातचीत की टेबल पर आएगा। लेकिन भारत देश की जरूरतों के हिसाब से फैसले ले रहा है और रूस भी यही चाहता है कि भारत किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने मुताबिक कच्चे तेल पर आगे बढ़े। पुतिन तो ये भी कह चुके हैं कि वो सिर्फ कच्चे तेल के लिए नहीं आए, बल्कि भारत से रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। Успешно развивается партнерство в энергетике. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики. Конечно же, двустороннее взаимодействие в энергетике. भारत दोस्त के साथ कितना अहम साझेदार है, रूस इसका महत्व समझता है और अमेरिका भी जानता है कि सिर्फ डरा धमकाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब सवाल है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि यह तय है कि भारत किसी के दबाव में या किसी के कहने से फैसला नहीं लेगा। और यह भी सही है कि रूस भी सैंक्शंस के दबाव में झुकने वाला नहीं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जब तक इसका जवाब मिलता, भारत रूस की दोस्ती पर अमेरिका का रिएक्शन देखने लायक था। बात निकली तो युद्ध भूमि तक पहुंची। We're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. 8 of them. We're looking for one more. That's Russia, Ukraine, if that's possible. And I think we'll get there eventually. Last week, 8,000 soldiers killed. Last month, they had 27,000 soldiers needlessly killed. We got to get that stopped. We're working very hard on it. ट्रंप यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने मोदी की मौजूदगी में वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत दोहराया, नए वर्ल्ड ऑर्डर की टोन सेट कर दी। Мирового большинства. Мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Adopt the framework agreement to join the International Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, Хотел бы упомянуть, что Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере.
Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации दोनों देशों की पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है। रूस और भारत दोनों ही स्वतंत्र हैं और स्वायत्त विदेश नीति का पालन करते हैं। हम ब्रिक्स, एससीओ और दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर एक और ज्यादा न्याय संगत और ज्यादा लोकतांत्रिक बहुआयामी वैश्विक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और हम यूएन चार्टर में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की वकालत भी करते हैं। My friend राष्ट्रपति पुतिन, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली और मॉस्को मिलकर उस वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत कर सकते हैं जहां किसी की हनक का हंटर नहीं चलेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ की पोजीशन और मजबूत होगी। दुनिया में उन देशों की धाक जमेगी जिसे कभी तीसरी दुनिया माना जाता रहा है। अब ये जवाब किसे है, समझदार को इशारा काफी है। हालांकि कई बार इशारों की बातें लोग जानबूझकर भी नहीं समझना चाहते और अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को देख लीजिए। भारत, अमेरिका, चीन से लेकर तमाम देश यही चाहते हैं कि किसी तरह ये जंग जो है ये खत्म हो जाए। मोदी ने एक बार फिर पुतिन के सामने कहा कि शांति के पक्षधर है। प्रेसिडेंट ट्रंप पीस प्लान सामने रख चुके हैं, पुतिन को बता चुके हैं कि अब आगे का रास्ता किस तरह से तय होगा। वो ये भरोसा दे चुके हैं कि पुतिन जो चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन इस डील को लेकर, इस पीस प्लान को लेकर बात अटकी है और इसमें सबसे बड़ा हाथ यूरोप का है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका इस जंग को अपनी शर्तों पर खत्म कराए। यूरोप के मन में डर है कि अगर पुतिन यूक्रेन का नक्शा दोबारा ड्रॉ करवाते, बाउंड्री दोबारा खींचते हैं, यानी कब्जाई जमीन को लेकर परमानेंट पीस प्लान का ऐलान होता है, तो फिर युद्ध की आंच यूक्रेन की चौखट से निकलकर यूरोप को झुलसा सकती है। यही वजह है कि यूरोप किसी कीमत पर यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ रहा और पुतिन ने भी कह दिया है कि जब तक 20% वाला जमीन का मुद्दा नहीं सुलझता, तब तक सीज फायर चाहे जो आए भूल जाना। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा। जब यूरोप जैसा दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है। आज ट्रंप को वॉशिंगटन में बैठकर यही लग रहा होगा और इस एहसास की, इन विचारों की वजह भी है क्योंकि जब जब ट्रंप ने यूक्रेन वाले पीस प्लान को आगे बढ़ाया, जब जब कहा कि हम सीजफायर के नजदीक आ चुके हैं, तब तब यूरोप ने अड़ंगा लगाया, आग में घी डालने का काम किया। यूक्रेन वाले जंगी मोर्चे को लेकर, शांति वार्ता को लेकर बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये बताएंगे। पहले रूस यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी का यह बयान पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। जिस वक्त भारत और रूस के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा था, मोदी और पुतिन इसके साक्षी बन रहे थे। ऐसे वक्त में दोस्ती से इतर मोदी राजधर्म का भी पालन कर रहे थे, क्योंकि कूटनीति का यही तकाजा है कि दोस्त के सामने भी अपनी बात मुखरता से रखनी चाहिए। मोदी ने वही किया। एक बार फिर याद दिलाया कि बुद्ध की धरती वाला भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, शांति ही हमारा पक्ष है, और इस बार बातचीत की लाइन लेंथ और आगे बढ़ा दी। पुतिन के सामने कह दिया, भारत शांति के साथ है, न्यूट्रल नहीं है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है
हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशते जाएंगे। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि भारत अपनी कोशिशों में न्यूट्रल नहीं है। इसी का जवाब भारत ने दिया, उस शख्स के सामने दिया जिसने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेकिन मोदी की बात का वजन कितना होता है, दुनिया उनकी बातों को किस तरह सुनती है, समझती है, ये आपको पुतिन की बातें सुनकर भी समझ आ जाएगा। Что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали. Важно другое, важно содержание. Содержание очень глубокое. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter, which is very profound. मतलब साफ है, पुतिन सीजफायर की तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन बात अटकी कहां है? कौन है जो सीजफायर पर बुरी नजर डाल रहा है? ये जानने के लिए आपको जर्मनी से आई ये खबर समझनी होगी। हुआ यह है कि जर्मन एयरफोर्स ने पोलैंड में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। पोलैंड के मालबोर्ग मिलिट्री एयरबेस पर ये विमान तैनात किए गए हैं। कहा जा रहा है कि जर्मनी ने बाल्टिक सागर में रूस की कथित घुसपैठ को लेकर उसे जवाब देने को लेकर ये कदम उठाया है। इसके अलावा सैनिकों की भर्ती के लिए जर्मनी की संसद ने नया बिल पारित कर दिया। इस बिल के पारित होते ही अब जर्मनी की सेना में 80,000 और सैनिकों की भर्ती हो जाएगी। वहीं यूरोपीय कमीशन भी यूक्रेन को नया लोन देने की तैयारी कर चुका है, वो भी रूस के फंसे हुए पैसों वाला। इससे पहले नाटो के चीफ कह चुके हैं कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। Putin believes he can outlast us, but we are not going anywhere. Today is yet another clear sign that he is wrong. We are strengthening our support for Ukraine and increasing pressure on Russia. This includes countering Russia's shadow fleet and other measures to pose strategic dilemmas for the Kremlin. Today, ministers reaffirmed our commitment to increasing defense investment, enhancing production and stepping up support for Ukraine. नाटो और पुतिन के बीच अदावत का ये दौर नया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बात अब धमकियों से आगे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी यूक्रेन में हमले कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी नाटो मुल्कों के हथियारों से जवाब दे रहा है। इस बीच शांति डील को लेकर नई बात सामने आई। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के साथ डोनबास को लेकर कोई बात नहीं होगी। पुतिन को पूरे डोनबास इलाके यानी यूक्रेन के कलेजे के टुकड़े पर अपना नियंत्रण चाहिए। इस वक्त पुतिन की आर्मी डोनबास के करीब 80 से 85% इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। इसमें भी लुहांस्क और डोनेट्स्क का बड़ा हिस्सा पुतिन की सेना के पास है। बाकी करीब 20% इलाके को भी रूसी सेना अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। यही वजह है कि यूरोप बार बार लगातार पुतिन के सामने जेलेंस्की की ढाल बनकर खड़ा हो रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि अमेरिका के पीस प्लान का स्वागत है, लेकिन फिर कह देता है कि यूक्रेन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। We all want the bloodshed to end, and I strongly welcome President Trump's continued efforts to bring about a just and lasting peace. This is vital for resolving this conflict, and we support the United States in leading this effort. And as negotiations proceed, we cannot waver in our commitment to Ukraine. Every single day, Russian missiles and drones cause death and destruction, leaving civilians without heat, light, and water as winter approaches. Ukraine's security is closely linked to our own. Our support must continue unabated to help Ukraine defend itself today and deter tomorrow, for their own sake and for ours.
शायद यही वजह है कि अमेरिका का पीस प्लान परवान नहीं चढ़ पा रहा, क्योंकि अमेरिका के पीस प्लान में डोनबास पर रूस को एडवांटेज दिया गया है। इसीलिए ज़ेलेंस्की भी यूरोप के ही गुण गा रहे हैं। अमेरिका नहीं, अब यूरोप से ही उम्मीदें पाले रखी हैं। Сьогодні я поінформував пана президента про ситуацію в Україні, про ситуацію на фронті, наші пріоритети, робота нашої команди в перемовних процесах з нашими партнерами. Ми дуже детально обговорили спільний європейський порядок денний. Зараз Європа виробляє нову глобальну роль для себе. Всі події, які відбуваються протягом вже майже 4 років, вказують на те, що роль Європи має бути дійсно сильною. Це залежить від кожної нації, від कожного лідера. बात शीशे की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर। पहले अमेरिका और अब यूरोप के सहारे यूक्रेन युद्ध के मैदान में बना हुआ है, लेकिन ये भी सही है कि ट्रंप इस जंग से किनारा कर चुके हैं। वो नहीं चाहते कि लड़ाई आगे बढ़े, मगर यूरोप को डर है कि एक बार यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो अगला नंबर उसका है। इसीलिए लाल लकीर खींच दी गई है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ साधे जा रहे हैं। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, यूरोप तमाशा देख रहा है, तालियां पीट रहा है। और अब बात करते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति भवन में विशेष डिनर का आयोजन किया गया था, जहां पर शशि थरूर भी मौजूद थे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया था। डिनर के बाद शशि थरूर ने एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से खास बातचीत की। कहा कि विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन के नाते उन्हें यहां बुलाया गया। हालांकि खबर बड़ी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर नहीं बुलाया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको ये बातचीत सुनाते हैं। What do you make of the diplomatic trapeze that the Indian government's trying to do? Donald Trump, Europe on one side, Vladimir Putin and Russia on the other. What's your suggestion how to navigate this? I think that's the absolutely right thing to do. I've written about our sovereign autonomy at some length, and I am proud to have coined the word multi-alignment 20 years ago. It's much truer today. We are living in a multi-aligned world. We're living in a world where each country has different relationships with different countries. The metaphor of choice is the World Wide Web. That's the kind of world we're in today, where I may be connected to you for something, you may be connected to her, and I may not be connected to her. But the fact is we each have different relationships, and we all have the potential to be connected. And the same here. We have a connection to Russia. We have a connection, for that matter, to America. We have a different connection with our problems too with China. But I mean, we are not going to suddenly start saying that because of one, the other is not going to work. I think, for example, it's very important for India to develop a good relationship with Europe. And Europe remains a significant pole for us in a multipolar world. So the name of the game is multi-alignment. Align according to your needs with whoever you need to work with.